बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको कहते हैं खुश आमदीद। नाज़रीन, निगरान हुकूमत क्या होती है, कैसे बनती है, इसके काम क्या होते हैं। यकीनन निगरान हुकूमत की ज़िम्मेदारी ये होती है कि अगली हुकूमत आने तक जो है वो मुल्की निज़ाम को चलाए, इलेक्शन कमीशन के साथ आम इंतखाबात को जो है वो यकीनी बनाए। लेकिन इस वक्त निगरान हुकूमतें गैर मामूली हालात में गैर मामूली तरीके से चल रही है और यकीनन इसके जो खदो खाल है वो सबके सामने है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने साफ कहा है कि मेरे पास एक कैबिनेट की ऐसी टीम है जो बासलाहियत है और तजुर्बेकार है और यकीनन उससे इस्तेफादा लेंगे। आज हमारे साथ ऐसे एक अहम निगरान वज़ीर दाखिला साहब मौजूद हैं, सरफराज बुगटी साहब, जो इससे कबल बलूचिस्तान में वज़ीर दाखिला भी रह चुके हैं, आज हमारे साथ हैं। उनसे हम बात करेंगे कि निगरान हुकूमत के दाखिली और खारजी मामलात क्या हैं। लेकिन सबसे पहले आज एक अहम डेवलपमेंट हुई है प्रेसिडेंट साहब के हवाले से, उस हवाले से भी हम बात कर लेते हैं। सरफराज साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया। सर, आज प्रेसिडेंट साहब की ट्वीट आई है, आप इस पर क्या रद्द-ए-अमल देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इस पर जो गवर्नमेंट का रद्द-ए-अमल है वो मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड मिनिस्टर फॉर लॉ जॉइंटली दे चुके हैं। लेकिन सिर्फ आपके व्यूअर्स के लिए कि आइन का आर्टिकल 75 बड़ा क्लियर है कि कोई भी बिल जब प्रेसिडेंट साहब के पास जाता है तो उसके पास 10 दिन होते हैं प्रेसिडेंट साहब के पास। उन 10 दिनों में उन्होंने या तो वो बिल साइन करके भेज देना होता है या फिर उस पर एतराज़ लगा के वापस भेजना होता है। और अगर वो ना भेजें तो कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि वो बिल अप्रूव्ड समझे जाते हैं। और इससे पहले प्रेसिडेंट साहब ये दोनों काम कर चुके हैं। कई बिल्स अप्रूव किए उन्होंने, कई उन्होंने एतराज़ लगा के वापस किए, जो फिर जॉइंट सेशन से जो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीकाकार है। तो कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम नहीं हुआ है, सारे काम कॉन्स्टिट्यूशनल हैं। और ये सदर साहब को खुदा जाने के उनको किस तरीके से ये बात वो कर दी उन्होंने, लेकिन इसका हकीकत ये है कि आर्टिकल 75 जो है वो बड़ा क्लियर है। ठीक है, तो सर जैसे कि आपने बताया वज़ीर कानून और वज़ीर इत्तलात इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और उन्होंने कहा है कि ये जो है ज़रूरी नहीं कि कानूनी नुकात की जो है वजाहत की जाए। प्रेसिडेंट साहब कहते हैं कि बिल दे दिया है और हमें बिल मौसूल नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने निगरान हुकूमत के हवाले से बात की कि निगरान हुकूमत ऐवान में जाकर तो रिकॉर्ड नहीं हासिल करेगी, तो क्या इकदाम हो सकते हैं? देखिए, मैंने बता दिया आपको कि इसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 75 है बस उस पर अमल किया है और उसी पर अमल करके इसको कानून का हिस्सा समझे आप। ठीक है सर। सर, अब ज़रा आ जाते हैं, आपका बहुत अहम एक किरदार है निगरान सेटअप में, वज़ीर दाखिला है। वज़ारत दाखिला एक ऐसी वजारत होती है जिसके लिए कौमी सिक्योरिटी, बलदियाती उमूर, लॉ एंड ऑर्डर और दीगर दाखिली उमूर को जो है उनको एड्रेस करना होता है। ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान एक बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस में भी है और दीगर चैलेंजेस भी हैं, आप क्या समझते हैं कि कितना जल्दी जो है इस पर काबू पा लिया जाएगा और आगे इलेक्शन तक जो है कुछ बेहतरी नज़र आएगी? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि टेररिज्म एक चैलेंज था, टेररिज्म एक चैलेंज है और इस चैलेंज को हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको किसी तरीके से एड्रेस करें और उसमें हमारी कैपेसिटी भी है और हमारी नीयत भी है। हम किसी किस्म का वायलेंस जो है, वो पॉलिटिकल वायलेंस हो, वो मजहब के नाम पर वायलेंस हो, वो किसी और बुनियाद पर वायलेंस हो, किसी किस्म का वायलेंस हो, वायलेंस का जो राइट है दैट एग्जिस्ट्स विद स्टेट ओनली और हम किसी और को ये नहीं करने देंगे। ठीक है, तो सरफराज साहब, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। अगर आप समझते हैं कि मैं वन बाई वन उससे बात कर लूँ, सबसे पहले तो ये जो निगरान सेटअप आता है ये इलेक्शन कराने तक के लिए आता है, मतलब इलेक्शन कमीशन की वो ताउन करता है। आप क्या समझते हैं इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन ने स्टेटमेंट दिया है कि अभी 4 माह तक तो हल्का बंदियों के हवाले से काम होगा, फिर इलेक्शन शेड्यूल दिया जाएगा और टेन्योर है 90 डेज़ का कि उसमें इलेक्शन कराने हैं, तो क्या इलेक्शन कमीशन के कवानीन हैं जिनमें तब्दीलियाँ करना ज़रूरी है? देखिए, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे काम किया पिछली हुकूमत ने भी और आइंदा आने वाले हुकूमतों ने भी रिफॉर्म्स कर रहे हैं और बार बार रिफॉर्म्स कर रहे हैं और वो मेरा ख्याल है कि अब भी इलेक्शन कमीशन ने जो काम कर रही है ये अब इलेक्शन कमीशन का अख्तियार है। हमारी पार्लियामेंट ने उनको ये अख्तियार दिया है कि वो इलेक्शन डेट अनाउंस करें। तो और फिर पार्लियामेंट के ही फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की जब हम बात करते हैं तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की बुनियाद ही तब है कि जब नए सिरे से हल्का बंदियां हों ताकि इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है।
तो सर ये जो पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें कह रही हैं कि जी हम 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन चाहते हैं, लेकिन सिचुएशन ऐसी बनती नज़र नहीं आ रही है, तो एक जो ज़हनी हमांगी है, सियासी हमांगी, उसको निगरान हुकूमत किस तरह एड्रेस करेगी? देखिए, हमारा काम है कि इलेक्शन कमीशन की मावनत करना और बैलेंस के साथ तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी और लेवल प्लेइंग फील्ड देना। इलेक्शन कमीशन का काम है फ्री एंड फेयर इलेक्शन करना और हमारा काम है उनकी मावनत। हम बिल्कुल मावनत करेंगे और इस लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में जहां पर टेररिज्म बहुत बड़ा चैलेंज है उसमें हमने ये इंश्योर करना है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो कैंपेन कर सकें और उनके लिए कोई साजगार माहौल बन सके। ठीक है सर। सर अब जरा जड़ावाला वाक़े की बात कर लेते हैं, क्योंकि निगरान हुकूमत आते ही जड़ावाला जैसी एक अंदोनाक वाक़या पेश आया, जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए आपकी हुकूमत ने भी की, आर्मी चीफ साहब ने भी की, लेकिन सर सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि जो इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, बतौर वज़ीर दाखिला आप क्या इस तहकीकात के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? क्योंकि उसके ताने बाने रॉ से मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि मणिपुर में जो है वो क्रिश्चियन को टारगेट किया गया था और उधर से अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए क्या पाकिस्तान में ऐसा वाक़या नागुज़ीर है? देखिए, अब बहुत कबल अज़ वक्त है, पंजाब गवर्नमेंट इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है। हमने इसको ये यकीन दिलाया है पूरी पाकिस्तानी कौम को कि सोसाइटी का ये वाला जो आंसर है जो अपने मिनॉरिटीज को टारगेट करते हैं, इनको सोसाइटी भी डिवोर्स दे चुकी है और गवर्नमेंट ने तो डिवोर्स दी ही दी है और रियासत पाकिस्तान हमेशा से मजलूमों के साथ खड़ी है, वो मजलूमों के साथ खड़ी रहेगी। ठीक है सर, एक बुनियादी सवाल ये भी आता है अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से। हमारे पाकिस्तानी आइन में जो है आर्टिकल 20A और B की बहुत क्लियर तशरीह भी है, लेकिन सर कुछ इस तरह के अनासर हैं जो प्रोवोक करते हैं एक जुनूनियत पे, मजहबियत पे। नेशनल एक्शन प्लान एक बहुत अच्छा प्लान था, लेकिन वो कंटिन्यूटी के साथ चल नहीं सका। तो सर आप क्या समझते हैं, आप तो अभी निगरान सेटअप में हैं, लेकिन जब कोई हुकूमत आएगी तो इस तरह के जो पॉलिसीज़ और प्लान है उनको जारी रहना चाहिए ताकि वाक़यात कम हो इस तरह के? जी हाँ, बिल्कुल नेशनल एक्शन प्लान को और इम्प्रूव करना चाहिए, उसमें और चीज़ें डालनी चाहिए और मैंने अभी इस पर तो हम इंतज़ार नहीं करेंगे अगली हुकूमत का। नेशनल एक्शन प्लान पे मैंने नेक्स्ट वीक एक मीटिंग बुलाई है और उस मीटिंग में जो है हम नेशनल एक्शन प्लान पे जितना अरसा हम एक दिन भी ऐसा नहीं गुजारेंगे जिसमें नेशनल एक्शन प्लान पे इम्प्लीमेंट ना हो, बिकॉज वो तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस का मिल के उन्होंने एक डॉक्यूमेंट बनाया था, तो उस पर तो अमल कराना हमारी बुनियादी जिम्मेदारी है। ठीक है, लेकिन सर एक और चीज़ भी आती है, बुनियादी हुकूक तो है मगर असल मसला जो होता है वो जो कवानीन होते हैं उनके इतलाक़ का होता है। या तो मुजरिम पकड़े जाते हैं मगर सबूत पूरा नहीं होता, कमज़ोर शवाहिद पेश करने की बिना पर उनको सज़ा नहीं दी जाती। ये जो हमारे कवानीन हैं इन पर इम्प्लीमेंटेशन बहुत बड़ा सवाल है जो कि नहीं हो सका, और इसी वजह से जब सज़ा का खौफ नहीं होता तो मुआशरे में इस तरह अनारकी फैलती है। सर उसके लिए क्या होना चाहिए? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जो हमें चैलेंजेस हैं 22nd सेंचुरी में, वो उन कानूनों के साथ जो 1920 का पुलिस एक्ट है उसके तहत क्या हो सकता है। गो के वक्तन फवक्तन उसमें अमेंडमेंट्स की गई हैं, लेकिन हमें बहुत हार्श आना पड़ेगा अगर हमने काउंटर टेररिज्म करनी है और या ये जो एक्सट्रीमिज्म है इसको रोकना है, तो उसके लिए बहुत हार्श आना पड़ेगा और नई कानून साजी करनी पड़ेगी। उसमें बहुत सारे ऐसी जैसे आज टेक्नोलॉजी का दौर है या साइबर का दौर है, तो उसमें इन चीज़ों को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। सर अमूमन जो जिस तरह का हम निज़ाम देख रहे हैं, अदलिया निज़ाम या लाजमी सी बात है, उसमें टेक्नोलॉजी बहुत मैटर करती है। उस हवाले मतलब बहुत सारे लूप होल्स हैं, मैं आपसे क्या क्या उसके बारे में पूछूं, लेकिन आप समझते हैं कि अब दुनिया डिजिटल वर्ल्ड की तरफ जा रही है, टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है, लेकिन हमारे यहाँ अदालतें उसको सबूत के तौर पर नहीं लेती हैं। दिस इज द इशू जी, बुनियादी बात ही यही है। ये जो मिसिंग पर्सन का इशू है या बाकी चीज़ें हैं, वो अदालती निज़ाम की कमज़ोरी या प्रोसिक्यूशन की कमज़ोरी, उसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो हमें इन पर इम्प्रूव करने की ज़रूरत है और हम उस पर कहीं ना कहीं अपने टेन्योर में एक थिंक टैंक बना के उस पर आने वाली हुकूमत के लिए कुछ डॉक्यूमेंट छोड़ेंगे। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थे। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी साहब इस वक्त हमें ज्वाइन किया है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने, निगरान वज़ीर बराए होम और जेल खाना जात। बहुत शुक्रिया सर आपका। हारिस साहब, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद, केयर टेकर गवर्नमेंट का आप हिस्सा बन गए हैं। सर सबसे पहले हम जो बेसिक सवाल करना चाह रही हैं वो ये कि अगर इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ले लें, होम मिनिस्ट्री ले लें, तो पाकिस्तान में जो निज़ाम चलाने के लिए ये वजारतें बुनियादी तस्वुर की जाती हैं, तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी है ये? देखिए, मेरे पास इस वक्त होम मिनिस्ट्री और जेल खाना मिनिस्ट्री इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ये एक्चुअली इन दिनों में कराची की और सिंध के हालात को देखते हुए होम मिनिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट इशू है।
ये आपके सामने कराची में यहाँ पर डाइवर्सिफाइड कंडीशंस हैं, यहाँ पर स्नैचिंग भी होती है, डकैती भी होती है, टारगेट किलिंग भी होती है। फिर एक डिफरेंट लोग आए हुए हैं वहाँ पर, ये आपका अफगानीज हैं, डिफरेंट एरिया में वो प्रॉब्लम हो जाती हैं। फिर मनशियात को बहुत इस्तेमाल किया जा रहा है, फिर कराची सेफ सिटी नहीं है, तो इसमें बहुत चैलेंजेस हैं। और आई एम श्योर इसके साथ आपने देखा होगा इंटीरियर में पोर्ट एरिया में और कश्मीर के एरिया में शिकारपुर बस काफ़ी अच्छे एरिया में ऑपरेशन भी हो रहे हैं डिपार्ट के खिलाफ। तो देखना है कि इंशाल्लाह इसको देख इतने अच्छे तरीके हमने इसको प्लान किए कि हर जगह अमन हो, जो कि परमानेंट गवर्नमेंट हो या केयर हो, रूटीन के काम में भी ये सबसे हम इसके तमाम की जान माल की हिफाजत करना, उसको प्रोटेक्ट करना। तो वट पॉसिबल विल प्लान है इंशाल्लाह तुम्हारे मैंने ज्वाइन, तो हम बैठ के इसको पूरी एक्सरसाइज करेंगे, प्लान करेंगे। और मेरी पूरी कोशिश है कि आवाम को पता लगे और देखें और बहुत रिलीफ फील करें इंशाल्लाह। बिल्कुल सही बात की आपने सर। इस वक्त चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है और निगरान सेटअप के लिए तो बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि एक तरफ उन्होंने इलेक्शन करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन को जो है सपोर्ट करना है, दूसरी तरफ लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ जो सियासी हमांगी है ताकि किसी किस्म का कोई ऐसा वाक़या ना पेश आए जिससे अमन अमान को नुक्स पहुँचे। तो सर इस सूरत हाल में कोई स्ट्रैटेजी बनाई गई है कि यकीनन कुछ आने वाले दिनों में इस तरह की सूरत हाल नज़र हमें नज़र आएगी कि जब इलेक्शन का एक सिनेरियो बनेगा, कैंपेन्स शुरू हो जाएगी उस हवाले से सर? ये बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके के हालात हैं इस यहाँ पर आपके सामने कभी KPK के एरिया में धमाके हो जाते हैं, बलुचिस्तान में जाते हैं, और अभी जब इलेक्शन कैंपेन चलती है तो लोग सड़कों में निकलते हैं, रैली शक्ल में आते हैं, तो उस वक्त बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। इसलिए इंशाल्लाह वेरी कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्फ्रेंस, उसमें हम सब DIG को, SP को टास्क करेंगे, SSP को अच्छे प्रोफेशनल लोग अपॉइंट करेंगे, मेरिट के ऊपर करेंगे, ताकि वो अपनी जिम्मेदारियाँ अच्छे तरीके से कर सकें, जिनका फील्ड एक्सपीरियंस हो, जिनको आता हो कि उन्होंने किस तरीके से इसको अच्छे तरीके उहदा बरा होना है। इसलिए इंशाल्लाह हम इसको 2-3 हफ्ते में ये हम सब बैठ के इसको सर्टिफिकेट कर लेंगे। और मुझे यकीन है कि इलेक्शन से बहुत पहले जब ये हालात हम इसको नॉर्मलाइज कर लेंगे, स्ट्रीट क्राइम कम कर लेंगे, मनशियात को कंट्रोल करेंगे, क्योंकि अक्सर लोग नशे की हालत में भी बहुत क्राइम करते हैं, जिसकी वजह से फिर उनकी फैमिली को उनको नुकसान होता है। ये हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि इसको अवेयरनेस के लिए करें, कंट्रोल भी करें। और जो तो सर कराची का जो ये सबसे बड़ा मसला है अमन अमान का, उसको यकीनन आप लोगों ने उसको प्रायोरिटी बेसिस पर ही रखा होगा, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर के लिए आपके जो पुलिस का निज़ाम है, जो उनकी सर्विसेज है सर, उस पर भी बड़े सवालात उठाए जाते हैं। देखिए, उसमें ये है कि वी हैव टू वर्क इट आउट कि सोसाइटी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम जरूर जैसे KPK में बलुचिस्तान में जरगा सिस्टम होता है, इसमें हम अपनी लोकल्स को भी उसमें इन्वॉल्व करेंगे, वो अपनी जिम्मेदारी संभालें, छोटे छोटे फैसले वो खुद करें, ताकि ये हर चीज़ में कोर्ट पे चले जाएं, पुलिस के पास चले जाएं, फिर केस लटकते रहें और वो बेचारे और ज़्यादा टाइम जब सजा होती है क्रिमिनल बन जाते हैं, वो भी हम करेंगे। साथ ही साथ हम SHO को ज़्यादा जिम्मेदारी तो अकाउंटेबल ठहराएंगे, क्योंकि अगर एक SHO अपने एरिया में बीच के अंदर अच्छे तरीके से काम करते हैं, और ख़ास तौर पर ज़्यादा स्ट्रीट क्राइम जो होते हैं, जनरली फैमिलीज निकलती हैं 7 से लेके मगरिब के टाइम से लेके तकरीबन 11 बजे तक। इस टाइम में व्हीकल में वेरी वेरी केयरफुल, ज़्यादा पेट्रोलिंग करेंगे, लोगों को हम बाहर निकालेंगे, पुलिस के को, DSP को, SP को, ताकि वो जगह नहा। तो इस हवाले से कोई पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी शामिल करेंगे, रेंजर्स वगैरह को? बिल्कुल, डेफिनेटली दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी। इंशाल्लाह उनके साथ मिल के कोऑर्डिनेट करेंगे, और कुछ एरिया हम एलोकेट उनको करेंगे कि जहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम है, अभी समझते हैं कि वहाँ पर रेंजर्स की जरूरत है, तो पुलिस को उनको एज कवरेज के लिए देंगे, बस ज़्यादा वहाँ रेंजर्स का करेंगे। तो हम इंशाल्लाह सर ये जो अफगान रेफ्यूजीज आए हैं उस हवाले से बड़े सवालात उठाए जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में कराची में स्पेशली बहुत देखा गया है कि अफगानी आए और यहाँ पे जो मोबाइल स्नैचिंग या कोई स्ट्रीट क्राइम होता है उसमें मुलविस पाए जाते हैं। उसके लिए तो मैं एम श्योर कि हम इसको ज़रूर वर्कआउट करेंगे। और अगर कोई कराची में ऐसे एरिया हैं जहाँ हमें अपनी इंटेलिजेंस ज़राए से मालूम होता है कि कहाँ पर कुछ वेपन्स हैं या ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो कि कानून को अपने हाथ में लेते हैं या उनके इरादे ठीक नहीं, उनको हम पहले ही पकड़ेंगे। और जब हम ऐसे सक्सेसफुल रेड करेंगे तो ज़ाहिर इसका इफेक्ट ट्रिपलिंग इफेक्ट होता है
वो नीचे सबके ऊपर जाता है, फिर लोग इत्तेहाद करते हैं, ऐसे काम करना छोड़ देते हैं। सर, अमन ओमान का ताल्लुक जो है वो खारजी मामलात से डायरेक्ट होता है, क्योंकि जब आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अच्छी होती है, तो इन्वेस्टर्स आते हैं। इस वक्त इंटरिम प्राइम मिनिस्टर साहब का भी फोकस यही है कि जो मुआशी प्लान है उसको कंटिन्यू किया जा सके, लेकिन उसके लिए मेक श्योर होना है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल करना है। कराची इकोनॉमी हब है और यकीनन सी पैक को लेकर कराची बड़ा फोकस रहा है, तो ये मामलात जो मुआशी प्लान चलाना है आगे, इसके लिए आप क्या समझते हैं, क्या सिचुएशन होनी चाहिए और क्या किस तरह इसको एड्रेस किया जाए? देखें, चीफ आमिर साहब जनाब मुनीर की विजन भी यही है। उन्होंने पिछली गवर्नमेंट उनके साथ भी बैठ के, आपको देखा, उन्होंने स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनाई, फिर उन्होंने लैंड इंफॉर्मेशन डेवलपमेंट एक सिस्टम डेवलप किया, खाने वाले में लैंड को एक्वायर करके उसको ग्रीन कर भी दिया, ग्रीन पाकिस्तान की बात की। तो इसको हमने करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि बेस्ट सिक्योरिटी कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनाए, जो बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट हो, जिस तरह को ये तसल्ली हो कि यहाँ के हालात हैं वो यहाँ पर नॉर्मलाइज है, यहाँ पर कोई सिक्योरिटी का थ्रेट नहीं है, ताकि वो बेझिझक होके आए। इसके लिए इसीलिए हम ये प्लान कर रहे हैं कि इंशाल्लाह इसको हम बहुत अच्छे तरीके से करें, लाइक बलूचिस्तान के हालात को ठीक करें, ताकि वो फीडबैक बने। जो इंडस्ट्री आनी है वहाँ पर माइनर अगर आनी है, गवादर में आनी है, वो भी ठीक करें। तो इंशाल्लाह इन सारी चीज़ों को हमने लेके चल रहे हैं, और मुझे तो बहुत उम्मीद है कि एक महीने में इंशाल्लाह देखेंगे कराची में निकले। नाज़रीन, जिस तरह हम आज सारा दिन डेवलपमेंट देखते रहे कि प्रेसिडेंट साहब की तरफ से जो ट्वीट आई है कि ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी बिल, उसमें अमेंडमेंट, इसके अलावा पाकिस्तान आर्मी एक्ट तरमीमी बिल 2023, वो ट्वीट ये थी कि उन्होंने कहा था कि इस बिल पर उन्होंने साइन नहीं किए हैं, वो इन कवानीन से मुत्तफिक नहीं हैं। उन्होंने उसी वक्त अमले को बर वक्त मुतल्ला किया था कि इसको वापस कर दें, मगर जो स्टाफ था उसने हुक्म दुली की है। आज इस पर काफ़ी डिबेट भी हो रही है, लेकिन हम कानूनी और आइनी तौर पर बात करेंगे कि उसकी क्या वजाहत है, उसकी क्या हैसियत है। इस वक्त हमारे साथ माहिर कानून मुदस्सर खालिद अब्बासी साहब मौजूद हैं। शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। सर, फरमाइएगा कि इसकी कानूनी वजाहत पहले तो क्या हो सकती है? देखिए जी, बात यह है कि मैं ये समझता हूँ कि ये जो इस वक्त तजिया है और ये जो इस वक्त सनसनीखेज किस्म का एक ट्वीट जो है वो मंजर आम पर आया है, उसे 3 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। पहले 2 हिस्से जो हैं उनका ताल्लुक जो है वो कानून और आइन के साथ है। आइन की आर्टिकल 75 जो है उसमें बड़ा क्लियरली बता दिया गया है कि सदर को जब कोई बिल भेजा जाएगा फॉर हिज असेंट, तो वो पहली बात तो यह है, पहला ऑप्शन जो है आर्टिकल 75(1)(a) के तहत कि वो उस बिल पर एज इट इज दस्तखत कर देगा और वो बिल जो है वो कानून का दर्जा अख्तियार कर लेगा। दूसरी जो ऑप्शन है सदर के पास वो ये है कि वो उस बिल को दोबारा भेज देगा टू द पार्लियामेंट फॉर इट्स रिकंसिडरेशन। ठीक है। और अगर पार्लियामेंट जो है वो अब इसका आर्टिकल 75 का सब क्लॉज बी जो है वो ये कहता है कि जब प्रेसिडेंट जब वो बिल रिटर्न करेगा टू द पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट जो है वो उसे विद सिंपल मेजॉरिटी उसको दोबारा सदर के पास भेजेगी पार्लियामेंट, तो ऐसी सूरत हाल में 10 दिन के अंदर अंदर जो है अगर सदर उसे उस पर दस्तखत नहीं करेगा तो वो ऑटोमेटिकली असेंट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन गिवन, यानी ये समझा जाएगा कि सदर मुमलिकत ने इस बिल पर अपनी असेंट जो है वो दे दी है। अच्छा, अब इसका एक पहलू ये है। दूसरा जो पहलू है उसका वो ये है कि जब भी सदर के पास कोई भी बिल भेजा जाता है फॉर इट्स कंसिडरेशन और फॉर इट्स अप्रूवल, तो ऐसा नहीं होता कि पार्लियामेंट का कोई बंदा एक फाइल उठा के बिल लेके जाता है प्रेसिडेंट हाउस और वहां पर किसी प्रेसिडेंट हाउस के किसी बंदे को वो फाइल देता है और वो फाइल सदर के आगे रख दी जाती है और वो उस पर दस्तखत करते हैं या नहीं करते हैं, ऐसा नहीं होता। इसके लिए रूल्स ऑफ बिजनेस जो हैं उनको फॉलो किया जाता है, और रूल्स ऑफ बिजनेस ये कहते हैं कि जब भी इस तरह की कोई समरी जो है वो थ्रू प्रॉपर चैनल, दैट मींस थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ जो है वो ऐवान सदर को भेजी जाएगी। अब ये बात याद रखने की है कि जब भी कोई समरी ऐवान सदर को भेजी जाती है तो लॉ मिनिस्ट्री के अंदर भी उसके लिए एक नोट शीट तैयार की जाती है। उसके ऊपर सबसे पहले ये लिखा जाता है, वो सेक्शन ऑफिसर उसको इनिशिएट करता है, वो सेक्रेटरी लॉ के पास जाती है और सेक्रेटरी लॉ से ऐवान सदर भेजते हैं। जब ये ऐवान सदर पहुंच जाती है तो वहां पर एक और
जो है वो नोट शीट तैयार की जाती है, जिसके ऊपर वहाँ का जो लीगल विंग है उसके जो लोस्ट ऑफिसर होता है वहां से वो इनिशिएट होती है और वो फिर सदर तक पहुंचती है, उसका जो लीगल सेल है उसके जरिए से। जब वो सदर ममलिकत के पास जाती है तो सदर ममलिकत जो है वो उसको या तो उस पर लिख देते हैं कि अप्रूव, और उसको एज इट इज जो है वो उसको अपनी अपनी जो है वो अप्रूवल उस पर दे देते हैं। और अगर वो उस पर लिखते हैं कि एज पर पैरा सो एंड सो आई एग्री और आई हियर बाय गिव माई असेंट टू दिस बिल, और अगर वो एक तो तरीका ये है, और अगर वो किसी तरह से भी इससे मुमकिन नहीं है और वो डिसएग्री करते हैं तो ऐसी सूरत में वो उस पर लिख देते हैं कि प्लीज रिटर्न, वो वापस चली जाती है। और ये काम जो होता है ये बिल्कुल जुबानी नहीं होता किसी तरह से भी, ये थ्रू आउट इसकी एक नोटिंग होती है। और सदर पाकिस्तान जब उसके ऊपर लिखते हैं कि जनाब हम इसको 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 रिटर्न करें तो अपने दस्तखत करते हैं, या जब वो अप्रूव करते हैं तो वो अपने दस्तखत करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सर आपने आइन का जो आर्टिकल 75 है वो उसके बड़े अच्छी डिफाइन किया उसको। वजीर कानून साहब ने कहा कि ये गैर आइनी इकदाम है, तो ये किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा कि कौन सा इकदाम गैर आइनी है? वजीर कानून साहब ने कहा ना कि ये गैर आइनी इकदाम होता है कि इस तरह बिल जो है वापस कर देना बगैर रिटर्न के, या कोई रिजेक्शन समरी रिजेक्ट किया। हाँ जाहिर है तो ये अगर देखिए ना, बात ये है कि अगर वो देखिए बातें दो ही हैं। पहली बात तो ये है कि वो बिल जो है वो सदर पाकिस्तान ने उसको अपनी अप्रूव किया, और अगर अप्रूव किया तो भी वो इन राइटिंग है, और अगर उसको डिसअप्रूव किया और उसको रिव्यू के लिए भेजा पार्लियामेंट को तो वो भी इन राइटिंग है। ये कोई ऐसी कोई इतनी मुश्किल इसमें बात नहीं है। वो सारी की सारा रिकॉर्ड और सारी की सारी नोटिंग जो है वो ऐवान सदर के रिकॉर्ड पे होगी। पहली बात तो ये, अब दो बातें हो सकती हैं। पहली बात तो ये है कि वो कहें जी मैंने दस्तखत ही नहीं किए, और अगर उस नोट शीट के ऊपर सदर मुमलिकत के कोई दस्तखत मौजूद हैं तो फिर उसे वो ऑन करें या डिस ऑन करें, ये दो अलग बातें। लेकिन एक चीज तीसरी जो बात है वो ये, अच्छा इसमें जो पहली मैंने आपसे जिक्र किया ना कि अगर वो भेजेंगे इसको सदर के पास और सदर इनको वापस भेजेंगे, तो ये जो आमतौर अभी हमें सुनने को मिल रहा है कि सदर की दस्तखत या सदर की जो अप्रूवल है वो इमटेरियल हो जाती है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली कानून बन जाता है। तो वो सिर्फ दूसरी इवेंचुअलिटी में, पहली में नहीं है। पहली जो क्लॉज है, जिस वक्त पहली दफा इसको ये बिल भेजा जाता है तो उसके ऊपर उसका दस्तखत करके उसको अप्रूव या डिसअप्रूव करना जरूरी है। और जब वो डिसअप्रूव होके नीचे जाती है पार्लियामेंट के पास दोबारा, और पार्लियामेंट उसे सिंपल मेजॉरिटी के पास वापस अगर सदर को भेजे, तब उस सूरत हाल में 10 दिन के अंदर अंदर जो है वो अज खुद जो है वो कानून तस्वर होगा। लेकिन ये जो मेरी जो अपनी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि ये वाला जो पर्टिकुलर केस है इसके अंदर गालिबन ये पहले स्टेज में था, जिसका जिक्र सदर साहब कर रहे हैं कि मैंने तो पहले स्टेज के ऊपर भी जो है इसकी अप्रूवल नहीं दी। तो जो ये इसका कानूनी पहलू है। अब इसका जो तीसरा और जो इसका एस्पेक्ट है वो इंतहाई काबिल अफसोस है, और वो मैं समझता हूँ कि इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। अब वो ये है कि ये इतने बड़े लेवल के ऊपर इस तरह की बात कर देना, और इस तरह से कर देना कि जनाब मैंने किसी बिल को, और वो बिल जो कि पब्लिश हो चुका है और जो बाकायदा गजट नोटिफिकेशन के जरिए से जो है वो अब कानून बन चुका है। और ये 17 तारीख की बात, आज है 20 तारीख, ठीक है जी। तो अब मैं ये समझता हूँ कि ये एक इंतहाई, और ये डिपिक्ट करता है, ये इस बात की गम्माजी करता है कि हमारे रियासती उमूर जो हैं उनमें किस हद तक जो है वो लापरवाही और किस हद तक इनको कैजुअल लिया जाता है। ये कोई सेक्शन अफसर नहीं है, ये नीचे से ये कोई जिसने कोई सबमिट तैयार की हो और वो से डिस ऑन कर रहा हो। पाकिस्तान का आईनी सरबराह मुमलिकत अगर ये बात करता है तो दैट मीन्स समथिंग, और मैं ये समझता हूँ कि इट इज शेमफुल। तो सर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में इन सर्विस जो डिसिप्लिन है उसके बारे में क्या तशरीह की गई है? यानी इसके खिलाफ जो कार्रवाई के बारे में जी, मतलब ये तो डिसिप्लिन के जुमरे में आ रही है ना चीज, तो उस पे क्या देखो ना, बात मैं करता हूँ वो तो एक कानूनी बात है कि अगर कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाह रही हूं। मैं कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर देखिए इसके दो पहलू हैं। पहला पहलू कानूनी, इस पे जो आपने जो सवाल पूछा है इसकी इंजबाती और डिसिप्लिनरी हवाले से वो ये है कि ऑब्वियसली ये तो एक मतलब है कि
बहुत बड़ा मिसकंडक्ट है कि अगर सदर पाकिस्तान ने दस्तखत ही नहीं किए और बगैर दस्तखत के उन्होंने उनको भिजवा दिया, और जो दस्तखत हैं अगर उनके नहीं है तो ये उससे भी बड़ा मिसकंडक्ट है। ये तो इंटरनल इंक्वायरी के बाद END रूल्स में, यानी एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन जो उसके तहत जो कानून बने, उसके तहत उन जो जिम्मेदार जो अफसरान थे या जो लोग थे, अथॉरिटीज थी, उनके खिलाफ तो कार्रवाई होगी, वो तो होनी है, वो तो ये जाहिर है, इसके ऊपर ये कोई छोटी बात तो नहीं है। लेकिन इसके ऊपर अगर देखिए, ये अगर तो दस्तखत करके अगर कोई बंदा कहे कि मैंने दस्तखत नहीं किए, और मैं समझता हूँ कि ये तो फिर इसका तो ये तो एक नेशनल लेवल के ऊपर, क्योंकि देखें ना, इससे एक, अब हम ये कहते हैं आज हमारा मुल्क माशी जिस सूरत से गुजर रहा है, सियासी अदम इस्तेहकाम है, तो आई थिंक ये इंटरनेशनली भी हमारे लिए एक बड़ी एक शर्मिंदगी और सुक्की और जगहसाई का एक। सर, अगर वैसे मैं अपनी नॉलेज के लिए जानना चाहती हूँ कि क्या कोई समरी अगर प्रेजेंट साहब रिजेक्ट करते हैं तो सिर्फ रिजेक्शन ही लिखना होता है, या उसको पे जो एतराज लगाए जाते हैं उसका जवाब भी पेश करना होता है? ये उनकी सवाबदीद है कि वो आउटराइटली ये भी लिख सकते हैं कि आई डू नॉट एग्री, मैं इससे मुत्तफिक नहीं हूँ, और ये उनका डिस्क्रिप्शन है कि वो अपनी रीजंस भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन आमतौर पर जब इस तरह का कोई बिल वापस भेजा जाता है तो नॉर्मली जो है वो सदर मुमलिकत जो है वो अपनी रीजंस भी रिकॉर्ड करते हैं, ताकि जब वो वापस जाए पार्लियामेंट में, तो पार्लियामेंट को पता होना चाहिए कि वो किन ग्राउंड्स के ऊपर रिजेक्ट है और इसमें क्या क्या बेहतरी लाई जा सकती है। तो ये इख्तियार है, इसमें ही इज नॉट बाउंड कि वो कोई स्पीकिंग ऑर्डर लिखे। सदर एक लाइनर भी लिख सकता है कि नॉट अप्रूव, और प्लीज सेंड इट बैक टू द पार्लियामेंट, और फिर साहब उसके रीजन भी लिख सकता है। इसके लिए कोई वो नहीं है एज सच। अच्छा सर, जी एक और समझने के लिए मैं आपसे सवाल कर रही हूँ कि आर्टिकल 75 के बारे में तो आपने बताया, लेकिन जो आर्टिकल 75 की कंसिडरिंग है वो यही है कि बस या तो साइन होते हैं या नहीं होते, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं होता? देखिए, अगर तीसरा ऑप्शन ये है कि अगर वो अपने पास रख ले और ना उस पर साइन करे, ना उसको अप्रूव करे और ना उसे डिसअप्रूव करे, तो ऐसी इवेंचुअलिटी में वो जो है वो दूसरी जो सूरत हाल है जो मैंने आपको बताया आर्टिकल 72 सब क्लॉज 2 में, वो आज खुद जो है वो कानून बन जाता है। लेकिन जो ऊपर वाला जो है ना जी, पहला जो है, उसमें उसकी जो वर्डिंग ये है कि वो उसको रिकंसिडरेशन के लिए अगर वो उसे अप्रूव नहीं करेगा तो उसे लाजमी जो है वो भेजना पड़ेगा पार्लियामेंट के पास। लेकिन जब दूसरी इवेंचुअलिटी है, उसमें अगर सदर पाकिस्तान जो है वो उसको अगर वापस जब भेजते हैं और पार्लियामेंट उसे कर देती है, कंसिडर करके रिकंसिडर करके वापस भेजती है, तो अगर 10 दिन का वक्त गुजर गया है तो ऑटोमेटिकली उसके लिए सदर की अप्रूवल की जरूरत नहीं होती। अच्छा सर, आज हमने देखा कि निगरां वज़ीर इत्तलात और वज़ीर कानून साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और इसकी कानूनी वजाहत और आइनी वजाहत भी दी, वो उससे क्या अंडरस्टैंड करें हम? मैं तो उनकी उस गुफ्तगू को नहीं सुन सका, लेकिन कानूनी और आईनी जो है ना जी, वो पोजीशन यही है जो मैंने आपको एक्सप्लेन, क्योंकि 10 दिन भी तो गुजर चुके हैं ना सर। नहीं, वो देखिए ना, वो 10 दिन वाला जो मामला है ना, वो तो उस सूरत हाल में होगा जब इसकी सेकंड फेज, मैंने आपको बताया इसके 2 फेजेज हैं। हाँ। जो पहला फेज है उसमें जब कानून बनाया जाता है तो कानून को, बिल को भेज दिया जाता है सदर के पास, ठीक है, और सदर जो है फिर उसको जो है वो अप्रूव करता है या डिसअप्रूव करता है। दूसरी जो इवेंचुअलिटी है, मैंने आपको जैसे बताया, उसमें अगर सदर वापस भेजता है पार्लियामेंट को फॉर रिकंसिडरेशन और 10 दिन के अंदर अंदर आफ्टर दी सेंडिंग ऑफ दैट बिल टू द प्रेसिडेंट विद इन 10 डेज अगर वो नहीं उसको करता, उस पर दस्तखत नहीं करता, तो वो। लेकिन जो पहली वाली इवेंचुअलिटी है, मेरे अपनी जो लॉ की बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि वो सदर को विद इन 10 डेज जो है वो वापस भेजना होगा इन एनी केस। अब यहाँ पे जो केस है, ये जिस पर्टिकुलर केस है, इसमें सदर साहब का ये केस नहीं है कि वो कहते हैं मैंने तो दस्तखत ही नहीं किए जी, जबकि गालिबन लॉ मिनिस्ट्री का या हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि वो उनके दस्तखतों से जो है
ये उन्होंने डिसअप्रूव नहीं किया। ये है गालिबन मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि उनका क्या ये देखे ना, ये दो इवेंचुअलिटीज हैं। ये जो सदर जो हुकूमत का मौक़िफ़ है जो मुझे अभी समझ आ रही है, वो कि मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी, लेकिन उनके मुताबिक जाहिर है कि जब सदर साहब के पास भेजा गया तो सदर ने उस पर दस्तखत किए और दस्तखत करने के बाद वो फिर पब्लिश हुआ, ठीक है, कानून बना। ये तो मौक़िफ़ है हुकूमत का जो बजाय नजर आ रहा है मुझे। और एज अगेंस्ट दैट व्यू पॉइंट जो सदर साहब ने जो अभी स्टांस लिया, वो कहते हैं मैंने तो दस्तखत किए ही नहीं सिरे से जी। तो ये तो एक दो बिल्कुल मुख्तलिफ चीजें है ना जी। ठीक है मुदस्सिर खालिद और अब्बासी दूसरी साहब, एक आखिरी बात जो मैं आपसे करना बड़ा जी, जरूरी जी, समझता हूँ जी। ये है कि देखिए बात यह है कि सियासी इख्तलाफात अपनी जगह पे हैं। ये बात काबिल बहस हो सकती है कि उसके जो बिल था जो उनके पास भेजा गया उसमें कोई क्या उसके प्रोस थे, क्या उसके ठीक है, कॉस्ट ठीक थे, है क्या मेरिट। लेकिन एक बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि मैं ये समझता हूँ कि ये किसी भी तरह से मुल्क के और हमारे रियासत के मफाद में नहीं है कि अगर इस तरह की ठीक कोई है। सूरत हाल पैदा हो भी गई थी, अगर सदर साहब के नॉलेज में ये बात आ गई थी कि जनाब कोई इस तरह की गड़बड़ हुई है कि मैंने तो दस्तखत चलें। नहीं किया, ये वापस चला गया, तो उनको अपने तौर पे इसको इंक्वायर करना चाहिए था और इसको एज इतनी ठीक इस है, तरह से जो है ना, और वो आप भी आइनी तौर पे हमें पेचीदगियों के बारे में बता रहे थे। मुदस्सिर खालिद अब्बासी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, और जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि इस वक्त जो प्रेसिडेंट साहब का ट्वीट है उसको लेकर कानूनी और आइनी पेचीदगियाँ क्या हैं, वज़ीर इत्तलात और वज़ीर कानून ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और इसकी वजाहत भी की है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट इबादुल हसनैन साहब मौजूद हैं। शुक्रिया सर वक्त देने का। सर, सवाल यही आ रही है कि अगर हम सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट देखें तो सर आर्टिकल 75 की कंसिडरिंग क्या है? देखिए जी, एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ अगर इसको एकेडमिकली देखें तो इन सर्विस डिसिप्लिन ओरल ऑर्डर ऑफ अ सुपीरियर इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज अ वैलिड। इसमें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं 2008 SCMR 214, 2008 PLC CS 428 और नंबर ऑफ जजमेंट्स। सो अगर orally if he has given some orders being head of a service head of an institution, तो he can validly pass oral orders. लेकिन अगर सेंसिटिविटी देखें मामले की तो एक जजमेंट में पढ़ रहा था अभी 8 जजेस की हमारी जजमेंट है ये, कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशंस नंबर 6 to 8 of 2023, राजा आमिर खान एंड अनदर पिटिशनर्स वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। ये 8 जजेस हमारे इन्होंने, जिसमें अगर कहें तो मैं आपको जजेस के नाम भी बता दूं कि हमारे ऑनरेबल से जो जजेस 8 सिटिंग जजेस जो हैं उन्होंने पैरा 5 में एक ऑब्जर्वेशन दी है जो कि बड़ी पर्टिनेंट है प्रेजेंट सिचुएशन के लिहाज से, आर्टिकल 75 की। ये लेटेस्ट जजमेंट है, ऑर्डर है हमारा 13th of April 2023 का, नोटिस इशूइंग ऑर्डर है। बट व्हाट द सुप्रीम कोर्ट इज सेइंग, आर्टिकल 75 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स इन क्लॉज 1 that in case of a bill other than a money bill, the president shall, within 10 days of its presentation, either assent thereto or return it to parliament, inverted commas, with a message requesting that the bill, or any specified provision thereof, be reconsidered and that any amendment specified in the message be considered, inverted commas close, फुल स्टॉप। उसके आगे ऑर्डर में लिखते हुए जज साहिबान कहते हैं कि द प्रेसिडेंट ऑन और अबाउट 8/4/2023 returned the bill to the parliament for it to be reconsidered. The reasons for the request were shared with the nation. अब ये हमारे 8 जजेस का फैसला है जिसमें ये कंडक्ट बताया गया है कि जनाब ये रिटर्न करते हुए सेंसिटिव इश्यूज में शेयर भी किए गए थे उनके साथ और वो किए, उन्होंने बताया कि जी इन रीजंस की वजह से मैं भेज रहा हूं। अब इस मामले में अगर ओरल दी है, उन्होंने हिदायत दी हैं, तो दैट इज एन इंटरनल डिस्प्यूट। अब वो एक अलग चीज आती है कि उसका क्या प्रूफ है, और कंटेस्टेड मैटर के अंदर इसको अगर एक स्टेज पे जाते हैं तो हमारे प्रेसिडेंट साहब उसको कैसे साबित करते हैं। तो सर वजीर कानून साहब ने इस इकदाम को गैर आईनी करार दिया है, तो वो किस कॉन्टेक्स्ट में दिया है? गैर आईनी इन अ सेंस, देखिए अगर 75 हम देखें तो उसमें एक वो है, फ्रेज है कि शैल बी डीम्ड टू हैव बीन। अब इतनी सेंसिटिव इशू के अंदर अगर आप कर रहे हैं और कोई रिटन नहीं है इसमें आपकी कोई के इसको रिबट करने के लिए या कोई एविडेंस अगर आप इजाजत दें, तो अब एज अ ट्रायल लॉयर इसमें वो टाइम बड़ा पर्टिनेंट होगा कि जिस टाइम पे इनके पास फाइल आई, जिस टाइम पे इन्होंने फाइल वापस की,
फिर उसके बाद वो जो आने जाने का वीडियो रिकॉर्डिंग होती है कि फाइल आई और गई, वो शायद मैं ट्रायल कह रहा हूँ, आई मे बी प्रीएम्प्टिंग के आगे क्या होता है, लेकिन माय वॉइस के अगर उनका है वो डीमिंग क्लॉज के तहत, अब अगर वो पार्लियामेंट तक नहीं पहुंचा तो बाय वे ऑफ डीमिंग क्लॉज इट शैल हैव टू बी अच्छा सर, जो बिल अगर आया है उस पर दस्तखत नहीं किए या किए, अगर नहीं किए और वो बिल चला जाता है तो 10 दिन का वक्त होता है, वो 10 दिन गुजर जाएगा तो वो बिल कानून बन जाता है। यस डेफिनेटली जी, बाय डीमिंग क्लॉज लॉ कहता है कि इट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन, द असेंट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन गिवन। अब उसके कॉन्ट्ररी burden will be my wise as a student of law, I may not be exaggerating, heavy burden cast upon President Saab now to prove his contention that he has refused and sent it back. ठीक है सर, एक और चीज़ बता दीजिए कि आइन का जो आर्टिकल 75 जिस पे बड़ी डिबेट हो रही है, सदर को पाकिस्तानी सदर को 2 इख्तियारात देता है, बिल को मंजूर कर लें या मुस्तरद कर लें, कोई तीसरा रास्ता नहीं होता। No, there is no third option. कोई थर्ड ऑप्शन है ही नहीं, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। अब वहां पे जो प्रॉब्लम है वो डीमिंग क्लॉज की है कि समटाइम्स लॉ लीगल मशीनरी इन एक्शन आती है ऑन द बेसिस ऑफ डीमिंग क्लॉजेस। ये बड़ा वास्ट फील्ड है। अब ये ऐसे ही है जैसे हमारे जजेस को डिस्क्रिप्शन है। अब वो डिस्क्रिप्शन का कोई लिखा हुआ कानून नहीं है, जहाँ आ जाए अगर मे या अगर डिस्क्रिप्शन आ जाती है तो वो फिर वो इट कैन नॉट बी कर्टेल्ड विद इन सर्टेन स्फीयर्स। अब ये डीमिंग क्लॉज के शैल बी डीम्ड टू हैव बीन असेंटेड, दैट विल बी द कैच फ्रेज इन दिस सिचुएशन। ठीक है इन आर्टिकल 75। अब ये जो हम बात कर रहे हैं, आज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हुई हैं, वजीर कानून साहब ने भी किया है, निगरां वजीर इत्तलात साहब ने भी की है और उन्होंने कानूनी और आईनी वजाहत भी कर दी है। उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, आगे क्या होगा? मैं अगर इस पे अगर माजरत चाहूँ क्योंकि मैंने वो सुनी नहीं है तो मैं आपसे सिर्फ पूछ रही हूँ कि कानूनी और आईनी वजाहत क्या है। उनका ये उन्होंने कहा हमने कानूनी और आईनी वजाहत की है। देखें, they cannot because once the law is clear then their explanations cannot be taken into consideration when the procedure is very clear. तो सर आगे क्या हो सकता है, मतलब अगर इस पे क्या आईनी इकदाम हो सकता है, उस हवाले से अगर आपके पास इंफॉर्मेशन हो कोई तो? My wise, you are asking my opinion. कानून और आइन की रोशनी में बताइएगा, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की रोशनी में बताइएगा। देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट तो अभी आई एम ऑल्सो हियरिंग दैट सम मूव्स हैव बीन मेड, जस्ट हियरिंग, आई मे नॉट देन इफ सुप्रीम कोर्ट एम्बार्क्स अपॉन इट तो मेरा ख्याल है वो डोमेन नहीं है। लीगली स्पीकिंग इफ इन एब्सेंस इट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन पास्ड, द असेंट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन गिवन बाय द लर्नड प्रेसिडेंट, बिकॉज कंडक्ट सेज कि हमारे प्रेसिडेंट साहब वैसे एक्सप्लेनेशंस देते रहे। मैंने अभी आपको 8 जजेस की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी बताई जिसमें उन्होंने कहा कि रीजंस वर शेयर्ड, वो पैरा 5 है उसका जजमेंट का जो मैंने आपको बताया, CP 6 to 8 CP पिटिशंस थी 6 to 8 of 2023, उसका पैरा 5 कि the reasons were reasons for the request of not giving assents were shared with the nation। तो इतने सेंसिटिव इशू में अगर रीजंस आर नॉट, अगर यही कंडक्ट देख लिया जाए कि सेंसिटिव इश्यूज के ऊपर ऑल द रीजंस वर शेयर, ट्वीट अकाउंट वाज साइलेंट इन द मीन टाइम, तो मैं समझता हूं कि ठीक है। बहुत शुक्रिया इबादुल हसनैन साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, लेकिन आज हम जिस हवाले से बात कर रहे थे, हम निगरां सेटअप के जो चैलेंजेस हैं दाखिली और खारजी उमूर के हवाले से बात कर रहे थे, इलेक्शन कमीशन के हवाले से बात कर रहे थे, मुआशी प्लान के हवाले से बात कर रहे थे, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन जो है वो ये डेवलपमेंट आ गई है। यकीनन इस पर एक डिबेट शुरू हो चुकी है। अब देखना ये है कि इसकी जो वजाहत जो कि वज़ीर कानून साहब ने और वज़ीर इत्तलात साहब ने की है कि इसको जो है इसकी कानूनी वजाहत भी की है और इसको आइनी तौर पर भी देखा जाएगा। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि इस वक्त मुल्क इन तमाम चीज़ों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इस वक्त हम एक नए सेटअप की तरफ जा रहे हैं, इंतखाबात होने वाले सेटअप की तरफ जा रहे हैं, जिसके लिए सियासी हम आहंगी, मुआशी तौर पर इस्तेहकाम, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं। अल्लाह ने के बाद।